नमस्कार बच्चों। हमने इससे पहले 9th क्लास के हाफ ईयरली सिलेबस में रिवीजन किया था हिस्ट्री और ज्योग्राफी पोर्शन का। अब हम तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट को लेते हैं जिसमें आपके इकोनॉमिक्स और सिविक्स ये दोनों पार्ट आते हैं। तो उसमें हम रिवीजन करेंगे जिसमें आप पहला क्वेश्चन बनता है, पालमपुर गांव का कुल क्षेत्र कितना है। पालमपुर गांव की कहानी पहला चैप्टर है तो उसी से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 30 हेक्टेयर। 30 हेक्टेयर के आसपास पालमपुर गांव का कुल क्षेत्र पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की स्थिति बताइए, यानी कि क्या उसके आसपास क्या लोकेशन है। तो पालमपुर गांव के पास जो है रायगंज नामक गांव है, राजगंज गांव के पास पालमपुर गांव है। और अगर हम ये कहें कि उसके समीप कौन सा कस्बा या कौन सा बड़ा शहर है, तो पालमपुर गांव के समीप जो कस्बा है वो है शाहपुर कस्बा। कस्बा होता है गांव से बड़ा, यानी दो चार गांव मिलकर जो है एक बड़ा एरिया बनाते हैं जिसे हम कस्बा कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन के कारक क्या हैं। तो सबसे पहले उत्पादन देखते हैं कि उपयोगिता का सृजन, हमें कोई जरूरत है और उसे हम जो है जरूरत को पूरा करने के लिए हम किसी चीज को बनाते हैं, कोई नई चीज हम बनाते हैं या जमीन से उगाते हैं तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन कहलाता है, और जो उत्पादन के कारक है, उत्पादन के लिए मतलब क्या चीज जिम्मेदार है वो है, या क्या चीज हमें चाहिए। सबसे पहले भूमि, फिर श्रम और पूंजी, ये मुख्य तौर पे हमें चाहिए उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो हम जो ये क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से है। तो इकोनॉमिक्स में एक है आर्थिक और अनार्थिक, दो तरह की क्रियाएं होती हैं इकोनॉमिक टर्म में। आर्थिक क्रियाएं वो है जो जीवन यापन के लिए जिससे हम कमाया जा सकता है, वो आर्थिक क्रियाएं कहती है। और इन्हें कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो आर्थिक क्रिया जो है किसी भी इकोनॉमी में किस प्रकार की जाती है, किन क्षेत्रों में की जाती है, वह क्रिया जिससे जीविकोपार्जन होता है या कमाई, वह आर्थिक क्रिया कही जाती है। और इन्हें हम जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में विभाजित करते हैं। ये आगे हम ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कौन से क्षेत्र है जिनसे जुड़ी क्रियाएं हैं वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, स्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी क्या है। पूंजी को दो भागों में बांटा जाता है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी जैसे कि ट्रैक्टर, टरबाइन, जनरेटर, मशीनें, कंप्यूटर आदि चीजें आप देखिए जो एक बार लगाई जाती है और उसके बाद काफी समय तक जो है ये उपयोग में लाई जाती है या उत्पादन में ये हेल्पफुल है। तो इनको हम स्थायी पूंजी कहते हैं। जबकि कुछ चीजें होती हैं जैसे कि कच्चा माल और नगद मुद्रा जो पैसे हैं वो कार्यशील पूंजी में आते हैं जो तुरंत उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। कितने प्रतिशत लोग हैं और कितनों के पास भूमि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जीविका के लिए जो है खेती पर निर्भर जो लोग हैं वो पालमपुर में 75% लोग हैं जो खेती पर निर्भर है। पर ये जरूरी नहीं कि सभी के पास भूमि हो, लेकिन उनका जो कार्य है जिसे हम आर्थिक क्रिया कह सकते हैं, तो आर्थिक क्रिया जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं। 75% लोग हैं ऐसे, और जिनमें तथा 450 परिवारों में, अब इससे आप देखिए कि वहां पर पालमपुर गांव में कितने परिवार हैं। 450 परिवार हैं जिनमें से 300 परिवारों के पास खेती की भूमि है। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, भूमि नहीं है। तो यानी कि 450 में 150 परिवारों के पास जो है खेती की अपनी भूमि नहीं है, और फिर भी 75% लोग जुड़े हुए हैं खेती से। तो इसके मतलब कई भूमिहीन लोग भी खेती से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति क्या है। यह कब आई व किन प्रदेशों में आई। हरित क्रांति का जो श्रेय है वो डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। तो हरित क्रांति जो है भारत में 1965-70 के दशक में जो है लागू की गई थी। अत्याधुनिक तकनीक HYV यानी हाई ईल्ड वैरायटी, हाई ईल्ड वैरायटी
के बीज उसमें इस्तेमाल किए गए, मशीनों का इस्तेमाल किया, नहरों द्वारा और आधुनिक साधन ट्रैक्टर या मशीनों द्वारा जो है सिंचाई और बुआई ये सब किया गया। तो आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करना व उत्पादन बढ़ाना यह हरित क्रांति के दौरान किया गया और संभव हुआ। इसके जनक जो है स्वामीनाथन थे। इसका फायदा पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर भाग जो गंगा के आसपास के मैदान है ये उपजाऊ क्षेत्र है, तो इनमें खेती के प्रयोग के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे ये तकनीक। और इससे किसको फायदा हुआ? 2 फसलों का जो है रिकॉर्ड उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था और ऐसा हुआ। गेहूं और चावल की खेती जो है वो रिकॉर्ड उत्पादन हुई। तो हरित क्रांति के बाद ही भारत जो है खाद्यान्न में स्वावलंबी हुआ और इसमें अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग जो है इस दौरान शुरू हुआ। जो हम उर्वरक चीजें जो यूरिया वगैरह करते हैं ये उसी समय से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं? इससे पहले हम कृषि के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम देखते हैं गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं। तो वे क्रियाएं जो सीधे तौर पर खेतों या पशुपालन से जुड़ी नहीं है, यानी कि खेत से और पशुपालन, मुर्गी पालन या जो भी है पालतू जानवरों का जो पालन करना है, ये सब कृषि संबंधी क्रियाएं तो इनसे जुड़ी नहीं है, उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि लघु उद्योग, परिवहन, डाकतार, दुकानदारी, बैंक या बीमा, ये आदि कार्य, ये सब जो है गैर कृषि कार्य। अगला प्रश्न, बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक सिंचाई विधि क्या है? तो सबसे पहले बहुविधि देखते हैं कि एक वर्ष में किसान एक से अधिक फसलों की पैदावार, एक वर्ष में एक से अधिक फसलों की पैदावार करता है किसान, तो उसे बहुविधि प्रणाली कहते हैं। जैसे कि बाजरा और गेहूं, तो इसे बहुविधि कहते हैं। और इस आधुनिक तकनीक में सिंचाई के आधुनिक साधन, नहरें, ट्यूबवेल, विद्युत फव्वारे आदि का प्रयोग जो है साल भर कर सकता है। अगला प्रश्न, संसाधन तथा संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं? तो यहाँ पहला तो है संसाधन किसे कहते हैं और फिर संसाधन के रूप में लोग कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, उससे हम क्या समझते हैं। तो धरती पर पाए जाने वाले तत्व या पदार्थ जो हमारे विकास में, क्योंकि हम ही धरती पर डोमिनेट करते हैं, तो जो विकास में उपयोगी होते हैं वो सब संसाधन कहे जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित 2 संसाधनों में हम विभाजित करते हैं। और मानव संसाधन जो है अपने कौशल से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं, तो ये मानव संसाधन की जो है उपयोगिता है। मानव संसाधन, मानव के रूप में जो है, लोगों के रूप में संसाधन का मतलब है कि लोग जो है अपने कौशल से जो बाकी जो संसाधन है उनको उपयोगी बनाते हैं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? अब ऊपर हमने प्रथम द्वितीय तृतीय पढ़ी थी, तो उसका आंसर यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली क्रिया प्राथमिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन से जुड़ी हैं, वे सब प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। तो द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो विनिर्माण यानी मशीनों के उपयोग से हम कोई चीज बनाते हैं, फैक्ट्री उद्योग जिसे हम कहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई है, वे द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। और तृतीय क्रियाएं वे क्रियाएं जो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन से जुड़ी हैं। तो इस तरह 3 क्रियाएं हो गई, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अगला प्रश्न, मानव संसाधन की गुणवत्ता किस पर निर्भर होती है? मानव संसाधन जो है वो उसकी क्वालिटी किस बात पर निर्भर होती है? एक तो स्वस्थ, किसी देश की जनसंख्या स्वस्थ रहेगी तो देश तरक्की करेगा। दूसरा है कौशल, स्किल्ड, वो शिक्षित हो, कोई ना कोई उसमें कौशल हो, कारीगरी हो, तो वो मानव संसाधन जो है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। अगला प्रश्न, बेरोजगारी शब्द का आशय क्या है? बेरोजगारी जब कोई कहे तो उसका मतलब क्या होता है? तो जब कोई प्रशिक्षित
जब प्रशिक्षित लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक होते हैं, परंतु वे काम नहीं पा सकते। काम तो करना चाहते हैं, प्रशिक्षित भी हैं, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन काम नहीं उन्हें मिल पाता उनके अनुसार, तो उसे हम उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। आमतौर पर बेरोजगारी कई तरह की होती है, जिसमें से जो बहुत ही जो बार बार आई आती है वो कृषि क्षेत्र में है। तो कृषि क्षेत्र में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। पहली है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे कि आप देखो खेतों में एक परिवार के लोग वो काम करते हैं, और अगर मान लो 6 व्यक्ति हैं काम पर लगे होते हैं, पूरा परिवार अगर 6 व्यक्तियों का है तो वे सभी रोजगार दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो सारे काम कर रहे हैं, कोई कोई कुछ ना कुछ का खेत में काम कर रहा है, वे सभी ऐसा लगता है रोजगार में है। परंतु वास्तव में उत्पादकता के हिसाब से केवल 4 की आवश्यकता है। मान लो 100 क्विंटल हो रहा है, 6 लोग मिलकर 100 क्विंटल कर रहे हैं, और अगर 2 व्यक्ति जो है उसमें से हटा दिया जाए तो 4 व्यक्तियों से भी 100 ही क्विंटल उत्पादन हो रहा है। तो इसका मतलब 2 व्यक्ति जो है वो अतिरिक्त है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी दिखाती है। तो देखने में तो लगता है कि रोजगार है, लेकिन उनका उत्पादकता नहीं है। अगला मौसमी बेरोजगारी, ये भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन कृषि के साथ ये मजदूरी में भी देखते हैं हम। चाहे वो मजदूर खेत में हो या जैसे किसी कंस्ट्रक्शन या कहीं लगे हो, तो वो जब मजदूरी मिलेगी तभी काम पे होंगे, और जब बारिश हो या कंस्ट्रक्शन रुक जाए तो वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। तो किसान या मजदूर मौसम के अनुसार बेरोजगार होता है। फसल कटाई के बाद अगली बुआई तक किसान बेरोजगार होता है। तो ये मौसमी बेरोजगारी है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की वृद्धि दर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। जन की संख्या किसी देश में किसी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उन सबको अगर हम काउंटिंग करें, सेंसस के द्वारा हम काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, तो वो जनसंख्या कही जाती है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर किसे कहते हैं? वृद्धि दर होती है जन्म दर प्लस जन्म दर माइनस मृत्यु दर। किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या प्रति हजार पर, और इसी तरह प्रति हजार पर जो है इस दुनिया से जाने वाले लोगों की मृत्यु जो हो जाती है उसकी दर। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम वृद्धि दर कहते हैं। ये जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। अब अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है? प्रति व्यक्ति हाँ आय हम किसे कहते हैं? जिसे हम पर कैपिटा इनकम इंग्लिश में कहते हैं। यह एक देश के लोगों की औसत आय होती है। यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को अगर हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, बेरोजगारी के 2 कारण बताइए। बेरोजगारी क्यों होती है? तो आमतौर पे बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और रोजगार के अवसर इतने सृजित नहीं हो पाते, तो बेरोजगारी की समस्या आती है। औद्योगिक विकास की कमी, जहां औद्योगिक विकास कम हो तो वो जो बढ़ती जनसंख्या वो उसमें खप नहीं पाती। इसमें सर्विसेज सेक्टर भी, अगर औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ेगा, तृतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो बढ़ती जनसंख्या मुख्यतः इसका कारण हो सकती है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र हम किसे कहते हैं? लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड है चुनाव। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ चुनाव के द्वारा सरकार बनती हो, जनता उसे चुनती हो, तो वो लोकतंत्र कहलाती है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के 2 गुण बताइए। लोकतंत्र के गुण क्या है? पहला है लोकतंत्र में जवाबदेह सरकार होती है, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुनी गई होती है, तो वो लोगों को जवाब उसे देना होता है। वो जवाबदारी उसकी बनती है कि वो क्या कैसा काम कर रही है या लोगों के लिए काम करेगी वो। दूसरा, इसमें सबकी साझेदारी से लोकहित में निर्णय लिया जाता है, क्योंकि यहाँ जनता के सरकार है, जनता के
प्रतिनिधि जाते हैं तो वो लोगों के हित में ही निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के दो दोष, जहां हम पहले गुण देख रहे थे वहां अब दोष देखते हैं कि इसमें कमियां क्या है। तो लोकतंत्र में योग्यता पर नहीं संख्या पर बल दिया जाता है, क्योंकि चुनाव यानी वोट, वोट की काउंटिंग करके जो सबसे ज्यादा वोट लेता है, तो वहां योग्यता नहीं बल्कि जो है संख्या बल, उस पर जोर दिया जाता है। अगला जो कमी है वो है कोई भी निर्णय विचार विमर्श करके लिया जाता है, जिसमें सरकार निर्णय लेने में देरी लगा सकती है, क्योंकि विचार में वो सभी को साथ लेके चलना है। सभी जो है लोकहित में साझेदारी में काम होता है। देखिए साझेदारी है तो साझेदारी में काम होता है, तो काफी समय उसमें लग जाता है निर्णय लेने में। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की दो बाधाएं बताइए, मतलब क्यों लोकतंत्र सक्सेस नहीं हो पाता है, क्या कमियां हैं, क्या कारण है। तो एक तो निरक्षरता, जहां लोगों में जो है निरक्षरता होगी, अनपढ़ता होगी, तो उनमें समझने की शक्ति कम होगी, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाते, अपना जो अपने नेता का, अपने प्रतिनिधि का चुनाव या वोट देने में जो है वो कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। तो निरक्षरता सही लोकतंत्र की में बाधा है। दूसरा, आर्थिक असमानता, या आर्थिक असमानता के वजह से भी जो है वोट सही नहीं टाला जाता, जिससे कि चुनाव या प्रतिनिधि सही नहीं चुने जाते। तो ये दो बाधाएं हैं लोकतंत्र में। अगला प्रश्न, संविधान क्या है, संविधान और इसकी आवश्यकता क्यों है। संविधान किसी देश को सार्वभौमिकता प्रदान करने वाला दस्तावेज है। ये एक ऐसा दस्तावेज जो किसी देश को, किसी राष्ट्र को जो है सार्वभौमिकता प्रदान करता है, जिसके अनुसार सरकार देश चलाती है। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं संविधान में, जिसके द्वारा देश चलता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए होती है क्योंकि यह एक और सरकार की शक्तियां और दूसरी ओर व्यक्तियों के अधिकार तय करता है, इसलिए ये उसकी आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरोजनी नायडू, ये चार व्यक्तित्व हैं। इनका संविधान से क्या संबंध है, क्या नाता है। तो हम देखते हैं, मोतीलाल नेहरू जो है 1928 में भारत का संविधान इन्होंने बनाया था। वो एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उस समय अंग्रेज की सरकार थी, लेकिन इन्होंने पहले ही माना कि हमारा देश आजाद होगा और हमें संविधान की जरूरत है, तो उन्होंने तभी जो है देश के लिए संविधान बनाया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सभी को पता है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो कमेटी बनाई थी संविधान को स्टडी करने के, लिखने के लिए, बनाने के लिए, तो उसके जो है ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद सरोजनी नायडू, ये संविधान सभा की एक सदस्य थी। नेल्सन मंडेला के विषय में लिखिए, नेल्सन मंडेला के विषय में आप क्या जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला, इनको दक्षिण अफ्रीका में गांधी के समान माना जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे लास्ट में, सबसे निचले छोर पर दक्षिण अफ्रीका एक देश है, जहां पर भारत की तरह अंग्रेजों ने राज किया था। 1964 ईस्वी में इन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया। रंग भेद यानी रंग के आधार पर मानव से, मनुष्यों से भेद करना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में काले रंग के लोग मूल निवासी थे और अंग्रेज गोरे थे, तो वो इस आधार पर उनसे भेद करते थे। अंग्रेज सरकार ने इन्हें 28 वर्ष जेल में रखा और 1994 में दक्षिण अफ्रीका में फिर लोकतंत्र आया, अंग्रेजों ने जो आजाद कर दिया। और लोकतंत्र बहाल जब हुआ तो वहां जब चुनाव हुए तो ये वहां के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न, संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा। संविधान सभा में 299 मेंबर थे, तो उन्हें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन व 114 दिन की गंभीर चर्चा, इतना समय उन्हें लगा था।
अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया? भारत को संविधान की प्रस्तावना, संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना दी हुई है। भारत को घोषित किया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में चुनाव कौन करवाता है? देखिए, लोकतंत्र प्रणाली में कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो चुनाव करवाती है और क्यों जरूरी है? तो जो है चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव, चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग, इसमें प्रेजेंटली 3 जो है सुप्रीम मेंबर्स होते हैं, चुनाव आयोग अध्यक्ष। वो उनकी देखरेख में वो सभी जो राजनीतिक दल है उनको चुनाव चिन्ह देती है, रजिस्टर करती है, और देश में हर 5 साल में जो है चुनाव करवाती है। ऊपर से केंद्र से राज्य में के अंदर सभी तरह के राज्यों में सभी तरह के चुनाव जो चुनाव आयोग के अंतर्गत करवाए जाते हैं। चुनाव के जरिए मतदाता अपने लिए कानून बनाने वाले, सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले प्रतिनिधियों का चयन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतदान क्या है और यह कौन कर सकता है? मतदान हर 5 साल में सरकार बनाने के लिए चुनाव होता है, ये आप सभी को पता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का हो या उससे ऊपर अपने मत का दान करता है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत दल जो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव में प्रतिनिधि उतारते हैं। इन्हें एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है जो चुनाव आयोग उन्हें देता है, और रजिस्टर्ड होती हैं वो उनके पास, और फिर वो विभिन्न स्तरों पर जो है चाहे क्षेत्र में या केंद्र में चुनाव लड़ते हैं। आप पता करें कि आपके क्षेत्र में कौन सा जो है क्षेत्रीय दल है जो चुनाव में जो है राज्य में लड़ता है या आपके क्षेत्र में लड़ता है, और केंद्र में केंद्र के जो है या राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ऐसे आप सूची बनाइए। 3-3 जो है क्षेत्रीय दलों की और 3 राष्ट्रीय दलों की सूची आप बना सकते हैं इसमें। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिवीजन के लिए आपके पास होंगे। ये मेरे अनुसार कुछ मुख्य प्रश्न थे जिनका हमने रिवीजन किया था, तो अब आप इसके अनुसार और भी रिवीजन कर सकते हैं। So all the best. Thank you.